नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा अपडेट पर। और आज साथियों हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हरियाणा और सफीदो विधानसभा के लिए किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपसे उनका परिचय कराएं। जो कि बहुत ही अपने स्वभाव, सरल स्वभाव की तरह और समाज सेवा के तौर पर बहुत ही अपनी प्रसिद्धि बना चुके हैं सफीदो विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के अंदर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सफीदो के मौजूदा विधायक सुभाष देशवाल गांगुली जी है। सोनीपत के लोकसभा चुनाव में जो जीत दर्ज की है, उनके बारे में पूछते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि रही है उनकी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं जी। इस लोकसभा चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी की जीत को लेकर इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कि कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, सतपाल ब्रह्मचारी जी को, या फिर सुभाष गांगुली जी को? पिछले 2-2.5 साल से या 3 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने के जो भी गलत काम थे उनको उजागर करने का काम किया, जनता को जागरूक करने का काम किया। और इस लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस ने जीतने का काम किया। और इंडिया गठबंधन के पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट यदि कहीं आया है, तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां क्लीन स्वीप हुआ है, 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन की आई हैं, वहां से भी ज्यादा परसेंटेज में वोट हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को देने का काम किया है। तो इसलिए जो जन विरोधी जो है सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो सेंटर की सरकार थी चाहे वो हरियाणा की सरकार थी, तो उसके विरोध में और जिस प्रकार का संघर्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 2.5-3 साल में किया था, ये उसका परिणाम है। और सतपाल ब्रह्मचारी जी एक बहुत ही संत महात्मा, बहुत ही अच्छे संस्कारों के और अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। और वो सोनीपत लोकसभा से उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया जीत दर्ज की है। और वो स्पीडो के निवासी थे, तो इसलिए स्पीडो के लोगों ने भी उनको भरपूर समर्थन देने का काम किया है। सर, आम जनता का मानना है कि यह लोकसभा चुनाव सफीदो विधानसभा के अंदर लोकसभा का चुनाव न होकर सुभाष गांगुली का चुनाव रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सतपाल ब्रह्मचारी जी का और मेरा और कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो हरियाणा का सफीदों था, चाहे वो जींद था, चाहे वो करनाल था, कहीं भी था, ये टीम वर्क था। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के, प्रियंका जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, उदयभान जी के नेतृत्व में, सतपाल ब्रह्मचारी जी का भी एक अपना व्यक्तित्व है और वो बहुत अच्छे इंसान है। और उसको पूरे सोनीपत के लोग भी उनको जानते थे। और इन सब के प्रयासों से सतपाल ब्रह्मचारी जी ने विजय प्राप्त की है। कांग्रेस ने नारा दिया है, लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ। बिल्कुल, बहुत ही तो क्या ये सच में होने जा रहा है? आप पत्रकार हैं, आप सारा दिन पब्लिक में रहते हैं, आपको भी पब्लिक से एक ओपिनियन जरूर मिला होगा कि लोकसभा का चुनाव थोड़ा सा अलग होता है, जिसके अंदर 15-20% वोट लोग सेंटर में अलग तरह से डलती हैं और उससे 15% 20% वोट विधानसभा के चुनाव में अलग तरह से डलती है। तो उसका भी एक जो असर आएगा, तो ये जो अब आप हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें साफ होने जा रही है। क्योंकि जो मनोहर खट्टर और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा की फेलियर सरकार है, इसने पोर्टल के ऊपर इतना बुरा, लोगों की इतनी दुर्गति की है कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कुछ भी काम पोर्टल से होता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के हालात पैदा करो, कहीं वोट भी पोर्टल से ही मांगे ले, क्या जरूरत है, क्यों जाते जनता के बीच में। कांग्रेस पार्टी ने इस बार कितनी सीटें जीतने का टारगेट रखा है? हमारे उदयभान जी ने कहा कि हम 70 से ऊपर सीटें जीतेंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 75 पार का खोखला नारा जो दिया था, हमारा कांग्रेस पार्टी का जो ये नारा है, ये 70 पार का को मैं कम मानता हूँ। हम तो ये मानते हैं कि 80 के आसपास भी सीट आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो जनता है बहुत ही ज्यादा त्रस्त है और वो विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है।
जैसे ही विधानसभा का चुनाव आएगा तो इसको सबक सिखाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को बदलने के बाद जब से नायब सैनी को सूबे का सीएम बनाया है, तब से ताबड़तोड़ फैसले ले रही है हरियाणा सरकार। तो यहाँ इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर नहीं आएगी? जब कोई युद्ध होता है, चुनाव को हम युद्ध की तो नहीं संज्ञा दे सकते, लेकिन एक सत्ता का संघर्ष होता है। जिस प्रकार से एक युद्ध होता था, उसमें जब युद्ध के बीच में घोड़े बदलने से कभी युद्ध नहीं जीता जाता। तो एक चीज तो उन्होंने मान ही ली भारतीय जनता पार्टी ने कि जो खट्टर साहब, जो हम कहते आए थे खट्टर की सरकार फेलियर सरकार है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने भी माना कि 9.5 साल का जो मनोहर लाल खट्टर जी का जो पीरियड था वो खराब पीरियड था, और इसलिए उन्होंने खट्टर जी को बदलने का काम किया। लेकिन 9.5 साल जो जनता ने त्राई त्राई की है, और अब जो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, अभी तो उनको ही नहीं पता वो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर पूरी छाया मनोहर लाल खट्टर की है। इस प्रकार से लगता है कि वो खट्टर साहब के बच्चे हों और उनको खट्टर साहब अपनी जिस प्रकार की उनकी करियर चली रही है उसको सिखाने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत है। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सफीदो विधानसभा क्षेत्र में अभी तक दिखाई दे रहे हैं वो वन मैन आर्मी, एक सुभाष देशवाल ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है कि कोई और कैंडिडेट? आपको इसको वन मैन आर्मी मत कहें। ये कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और इसके अंदर हजारों हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, ये उनकी एक फौज है। उस फौज का नेतृत्व तो मैं कर रहा हूं, वो एक अलग बात है। तो अब आने वाले विधानसभा चुनावों में जो सरपंचों के बारे में इन्होंने घोषणाएं की है, सरपंचों को सेटिस्फाइड किया है, तो उसमें सब कितना असर रहने वाला है? सरपंचों को अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमेशा झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार से अपने सफीदों में इसी अनाज मंडी में 3 अप्रैल 2022 को मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ इस मंच से घोषणा की थी, सफीदों की जनता से ताड़ियां पिटवाई थी कि भाई मैं पैरामेडिकल कॉलेज सफीदों में बनाऊंगा। मुझे भी पता है कि पॉलिसी नहीं कहती कि सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज बने, लेकिन मैं उस पॉलिसी में ढील दूंगा, और ढील देते हुए पैरामेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। कहाँ है वो पैरामेडिकल कॉलेज? इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज की 2019 में नींव रखी थी, और आज वो जिन 20 ईंटों पर मैं वो पत्थर लगाया गया था, आज वो 20 ईंट भी नहीं है। तो किस प्रकार की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इसी प्रकार से जींद पानीपत रोड की हर सेशन में कहते हैं कि हम अगले 3 महीने में बना देंगे, 6 महीने में बना देंगे। आज तक इस पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से सफीदों का पिल्लूखेड़ा का गरल कॉलेज है, उसकी जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, आज तक उस पर कोई ईंट नहीं लगी। इसको तो सफीदों को पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात की सजा देने का काम किया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं जीता। तो इसलिए तो ये तो सफीदों को तो उसने भारतीय जनता पार्टी के नक्शे के ऊपर भी सफीदों नहीं है, क्योंकि उसने जो भी घोषणाएं की, जो भी यहाँ किया, कुछ भी तो काम करने का काम नहीं किया। इन सरपंचों को पहले पीटा, फिर इनको दौड़ा के बेचारों को इन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए। अब इनको कहते हैं कि 21 लाख की आपको वो देते हैं। 21 लाख की वो गाँव की आमदनी की बात है। जो HRDF की ग्रांट आएंगी, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय में सबसे पहले पैसा सरपंच के खाते में आता था, उसके बाद लगता था, ये ऐसा नहीं है, ये एक लॉलीपॉप है। 5 लाख की पावर पहले थी, वो 21 की दे दी। यदि किसी के पास गांव की पंचायत की आमदनी ही नहीं होगी तो उसकी पावर कहाँ रहेगी? सर, सूबे के अंदर अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। अब हिसार के अंदर देख लीजिए कितने ये कांड हो चुके हैं, गोली कांड हुए, अभी परसों पूरा हिसार बंद था, आगे भी हरियाणा बंद का डिसीजन लेने जा रहे हैं बजरंग दास गर्ग। आप हिसार की क्यों बात करें, आप गोहाना की करें, रोहतक की करें, झज्जर की करें, अपने जींद की करें, पूरे हरियाणा में मतलब एक गैंग काम कर रहा है। फिरौती मांगते हैं, और जब कोई फिरौती ना देता तो उसको गोलियों से उड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो अपराधियों को ये कहा था, या तो हरियाणा छोड़ दो
और या अपराध छोड़ दो तो नहीं, या हरियाणा छोड़ दो, नहीं जेलें आपके लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस कानून व्यवस्था को किस प्रकार से कंट्रोल किया था, ये हरियाणा की जनता अच्छी प्रकार से जानती है। और जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसी दिन कानून व्यवस्था बिल्कुल उसी तरह से टनाटन होगी जिस प्रकार से हुड्डा साहब के की सरकार में होती। सर, आजकल एक मुद्दा और गरमाया हुआ है सफेदों को जिला बनाने का। अब इन्होंने घोषणा किया है गोहाना को जिला बनाया जाएगा, असंध को जिला बनाया जाएगा, डबवाली को जिला बनाया जाएगा। सफेदों जबकि सबसे पुरानी तहसील है। ये मुद्दा एक बार ये इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सफेदों गोहाना को जिला बनाएंगे, असंध को जिला बनाएंगे। ये तो लोगों में चर्चा है। एक जिला बनाने की कमेटी होती है जिसमें वो पूरी फॉर्मेलिटियां पूरी करनी होती है। एक उस कमेटी का रिव्यू किया गया क्योंकि उसमें दुष्यंत चौटाला होता था, वो पार्टी से बाहर चलेगा, उसकी जगह दूसरा बंदा कोई लिया होगा। ना ये कोई जिला बनाने जा रहे, ना कुछ और कर रहे। लेकिन यदि कोई भी जिला बने तो सबसे पहले सफेदों बनना चाहिए, क्योंकि सफेदों सबसे पुरानी सब डिवीजन इस हरियाणा की है। और उसके अंदर असंध को मिला लो और जो भी हो, जो उनकी फॉर्मेलिटी होती हो। मैं तो पुरजोर मांग करता हूँ कि जिला यदि जिले बने तो सफेदों सबसे पहले सफेदों जिला बनना चाहिए। सर, कांग्रेस सरकार में भी ये मुद्दा उठा था कि जिला बनाने के लिए गोहाना जिला बनेगा और सफेदों को गोहाना के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। उस समय काफी विरोध हुआ था जनता का, तो फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, सरकार चेंज हो गई। लेकिन अब सरकार आने के बाद फिर ये मुद्दा उठा है। अब असंध को जिला बनाया जा रहा है, तो सफेदों ने क्या कसूर किया? ना तो कोई असंध जिला बनाया जा रहा, ना कोई गोहाना जिला बना रहा। ये तो सफुगे छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सफुगा जनता के अंदर छोड़ा हुआ है। लेकिन यदि जिला बने, कोई भी बने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो सफेदों सबसे पहले बनना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो अभी आप सुन पा रहे थे सफेदों के मौजूदा विधायक सुभाष गांगुली जी को, जो कि एक बहुत ही अपनी साफ छवि और समाज सेवक के रूप में विख्यात हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिना ब्रेक हरियाणा अपडेट।